हेलो। जी, आर यू लिसनिंग? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टॉपिक जो है वो, आज मैंने इसके कुछ स्क्रीन्स भी आप जो है वो पीडीएफ फाइल्स भी सेंड की हुई हैं। सार्ट एनालिसिस और डिफरेंट केमिकल थ्योरेटिकल एनालिसिस जो है, केमिकल एनालिसिस जो सार्ट एनालिसिस हम करते हैं, इसकी थ्योरी या थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। So I am downloading the file in computer. After some moment, I will share the screen with you people. What is your previous knowledge about the SART analysis and qualitative analysis? Please respond me कि कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया एसिडिक रेडिकल्स को। थोड़ा सा डिस्कशन में हिस्सा लें, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। आई एम शेयरिंग अ बुक चैप्टर विद यू, और चैप्टर का नाम है एसेंशियल्स ऑफ केमिकल एनालिसिस। एसेंशियल्स ऑफ केमिकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस की हम यहाँ पे ज़्यादा बात करेंगे। तो स्टार्ट हम करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन से, इसके हम तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ इसको रिलेट किया जाता है। तो जब भी हम कोई केमिकल टेस्ट करते हैं, उससे जो प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज भी हो सकता है। तो इसलिए इसकी जो है वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो केमिकल टेस्ट में यूज होते हैं, जो कि रिवर्सिबल होते हैं। इसलिए हमें लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने की जरूरत पेश आई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस वन, ठीक है। तो डिफरेंट रिएक्शंस के यहाँ पे केसी वैल्यूज जो हैं वो दी गई हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हमने इसमें बात करनी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में या मॉडर्न फॉर्म में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, और बहुत कम परसेंटेज होती है उन कंपाउंड्स की जो डिसोसिएट होते हैं। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। इसको वीक एसिड इसलिए कहते हैं कि जब वो पानी में डिजॉल्व होता है तो बहुत कम मॉलिक्यूल एसिड के डिसोसिएट होंगे हाइड्रोजन आयन एसीटेट आयन। तो ऑस्ट्रॉल्ड थ्योरी जो है वो है अबाउट द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड्स। इसको मैं अगर आपको इसकी स्टेटमेंट बताऊं, तो ऑस्ट्रॉल्ड थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सैल्यूट। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। कि जितना सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उतना उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मुराद ये है कि कितने परसेंट या हजार में से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं और बाकी कितने अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं। इसको समझने के लिए फर्ज करें एक ये आपके पास एक इक्वेशन उसने बताई हुई है कि जो सी कंसंट्रेशन है ए बी की। अब जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ या उसकी डेजोल्यूशन शुरू नहीं हुई तो 0 मोल ए पॉजिटिव के और 0 मोल बी नेगेटिव के होंगे। लेकिन जैसे ही ये डिसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे, फर्ज करते हैं इसकी डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अल्फा।
अल्फा से मुराद है कि टोटल अमाउंट का कितने परसेंट वो या कितना पार्ट वो डिसोसिएट हो रहा है। तो सी कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब है सी अल्फा ए एंस बनेंगे और सी बीटा बी एंस बनेंगे। अल्फा से फर्ज करें एक जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 है या 5% है। 5% से मुराद 0.05 है। तो अगर अल्फा कंसंट्रेशन या सी कंसंट्रेशन 100 है फर्ज करें, तो 100 का 5% क्या होगा? 5 ग्राम ए बनेंगे, 5 ग्राम बी बनेंगे। तो इसलिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू कंसंट्रेशन आएगी। तो इसके कितने इक्विलिब्रियम पर रह जाएंगे? सी माइनस सी अल्फा होगा। इस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई करें तो ये आपके पास एक के की वैल्यू आ जाती है। तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की बहुत कम होती, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, इसलिए 1 माइनस अल्फा को हम कंसीडर करते हैं कि ये अल्फा नेग्लिजिबल है, तो 1 माइनस अल्फा का आंसर 1 ही आएगा। तो इस बुनियाद पर के आई जो है सी अल्फा स्क्वायर बनता है। तो अल्फा स्क्वायर की हम वैल्यू निकालें तो के आई ओवर सी। अब के आई यहाँ पे जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अल्फा की वैल्यू के इंटू सी, ये आप रिएक्शन याद रखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिटन एज के आई ओवर सी। सी टोटल कंसंट्रेशन विच इज इनिशियली प्रेजेंट। ये उसकी उसने डेफिनेशन, हमने चूंकि बेसिक पॉइंट देखना है, डेफिनेशंस करने की हमें जरूरत नहीं है। वैलिडेशन क्या है कि कहाँ कहाँ पे ऑस्ट्रॉल्ड लॉ वैलिड है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रॉल्ड लॉ सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे होगा और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ये एप्लीकेबल होगा। ये दो बातें आप याद रखें कि के आई कम्स टू बी कॉन्स्ट, यानी कि वैलिड कम कब होगा? जब के आई कांस्टेंट आएगा, और के आई कांस्टेंट आएगा सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मौजूदगी में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएंगे तो वीक के आई कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ऑस्ट्रॉल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप समझें कि आप किसी चीज की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड कितना डिसोसिएट हुआ है। तो याद रखिए, कोई भी सॉल्यूशन जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उसकी कंडक्टेंस जीरो होती है। लेकिन जैसे ही कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है, उसमें आयंस पैदा होते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ कंडक्टेंस हो जाती है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है या डाइल्यूशन बढ़ती जाती है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम जो लैम्डा है इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं कि यूनिट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट या यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाती है। लैम्डा सी किसी भी कंसंट्रेशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, और लैम्डा जीरो या लैम्डा ओ जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, नहीं इनफाइनाइट डाइल्यूशन आएगा। अच्छा, इनफाइनाइट कंसंट्रेशन अगर बात करें तो इसका मतलब है कि वो बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, तो इसमें जो है वो कोई भी कंडक्टेंस नहीं होगी। तो ये आप ये समझे जहां पे कंडक्टेंस उसके ना होने के बराबर हो एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, और दूसरा क्या जी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। तो इस कंसंट्रेशन पर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल जाएगी। आगे जो क्वालिटेटिव और शॉर्ट एनालिसिस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि जब एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हम बनाते हैं, तो अगर उसमें एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाए जिसमें पहले से मौजूद आयंस में से कोई कॉमन आयन मौजूद हो, तो वो चेंज क्या आएगी? चेंज ये आएगी कि वीक जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, या उसकी जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड को आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। अमोनिया को करते हैं अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं। अब अगर इसमें आप सोडियम एसीटेट ऐड कर देते हैं, आगे हम एग्जांपल देखते हैं इसकी, कि अमोनिया में अगर आपने अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दिया, अब अमोनियम क्लोराइड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो आयनाइज हो जाता है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा या वीक डिसोसिएशन होगी वो सप्रेस हो जाएगी। इसका मतलब अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन वापस जाएंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सूरत में ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में वापस चले जाएंगे। इसी तरह एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, ठीक है जी, इसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट पाया जाता है। अच्छा, कॉमन आयन इफेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? ये मैंने अभी भी आपको इस बात में बताया कि इसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको शॉर्ट एनालिसिस, जिसके एक एग्जांपल है
कि क्वांटिटेटिव में भी कर सकते हैं, कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम किसी भी चीज़ की ये फाइंड कर सकते हैं कि उसमें कौन से आयन मौजूद है। मिसाल के तौर पर कहीं एक सोल्यूशन में आपके अमोनियम आयन मौजूद हैं जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से पैदा हुए हैं, तो आप उसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जो कि पहले से मौजूद आयंस को क्या करते, सुप्रेस करते, उसके आयनाइजेशन को सुप्रेस कर दे। अब सुप्रेस हो जाएगी तो वो आ जाएंगी प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में। तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो प्रेसिपिटेट बनेंगे आप उसकी वेट करके उसकी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं कि उस सोल्यूशन में कितना। ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन है। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी इसे को कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवाते हैं जैसा कि फर्स्ट ईयर में भी है और बीएससी में भी इसके प्रैक्टिकल है, बेरियम आयन के एस्टिमेशन। तो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, आप इसमें एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बेरियम और सल्फेट आयन मिलकर बेरियम सल्फेट बनाते हैं जो कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं। उन प्रेसिपिटेट्स को वेट जो है वो फिल्टर करके ड्राई करके वेट कर लिया जाता है। तो जितने भी सल्फेट जो प्रेसिपिटेट बनेंगे उसमें बेरियम आयन और सल्फेट आयन मौजूद होंगे। तो आप उसमें से उसका वेट करके, इसको कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कि उसकी ग्रेविटेशनल यानी कि उसका वेट करके जब वेट की मेजरमेंट के साथ कोई एनालिसिस करें, इसको ग्रेविमेट्री कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आयन, ये भी कॉमन आयन फैक्ट की एक जो है वो एप्लीकेशन है। इसी तरह ये एग्जांपल है कि सिल्वर आयंस की आप एस्टिमेशन करना चाहते हैं सिल्वर क्लोराइड की सूरत में। तो सिल्वर नाइट्रेट है, फर्ज करते हैं वो सोल्यूशन है, आप उसमें फाइंड करना चाहते हैं सिल्वर आयन कितने हैं। तो आप एक ऐसा रीजेंट ऐड करें जिस वो सिल्वर के साथ मिलकर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना दें। तो अगर आप क्लोराइड्स ऐड करते हैं HCl की मौजूदगी में, तो जितने भी क्लोराइड हैं वो सिल्वर आयन के साथ रेड करके सिल्वर आयोडाइड क्लोराइड बना देंगे। तो सिल्वर क्लोराइड की अमाउंट आप ग्रेविमेट्री के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन है जी, एक तो ये क्वेश्चन आता है जी, ये पहले 2-3 बार आया हुआ है कि प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट कैसे की जा सकती है। तो ये किस प्रोसेस के जरिए, कॉमन आयन इफेक्ट के जरिए की जा सकती है। तो सी वाटर में से इसको प्योर सॉल्ट जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा साल्टिंग ऑफ सोप, साल्टिंग ऑफ सोप ये होती है कि जब आप सोप बनाते हैं, ये भी अप्लाइड का क्वेश्चन है, सब सोप इंडस्ट्री में भी इसका ताल्लुक होता है। जब आप सोप बनाते हैं तो सोप क्या है, एक्चुअली सोडियम स्टीरेट या सोडियम ओलिएट है, सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स है। ये क्या है जी, सोडियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड सोप होते हैं। तो सोप जब बनता है कि हम क्या करवाते हैं, किसी भी ऑयल से या उसके उसको हाइड्रोलाइज करवा के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या उसका रिएक्शन करवाते हैं। अब जब सोप बनता है तो वो स्पेंट ले या बचा जाने वाला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके जो वो सरफेस पे है रहा होता है। अब उसमें कुछ सोडियम क्लोराइड भी मौजूद होता है। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सोल्यूशन में से साबुन में आप सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। इससे होगा क्या कि सोडियम क्लोराइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो फौरन ये सोडियम आयंस और जो एलिफैटिक फैटी एसिड्स के आयन है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो जो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजॉल्व्ड सोप होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस कॉमन इफेक्ट को यूज करते हुए ये कर सकते हैं। इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है अप्लाई होता है वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, जो वीक से भी यानी कि कम आप कह लें स्पेयरिंगली सॉल्युबल, जिसमें 1 ग्राम में से बहुत कम परसेंटेज जो है वो सॉल्युबल होगी। इसमें से एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड की। तो सिल्वर क्लोराइड की अगर हम बात करें, सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं, जब हम वाटर में ऐड करते हैं, तो पहले स्टेप में तो एक्वस यानी कि पानी में चला जाएगा। अब उसके कुछ फार्मूला यूनिट्स जो है वो आयनाइज होंगे। अब फर्ज करते हैं ये 1 ग्राम है, तो हो सकता है 0.00001% के है आयनाइज हों या डिसोसिएट हों। तो अगर इस पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अप्लाई करें इक्वेशन, तो इधर जो है वो ऊपर आ जाएंगे प्रोडक्ट जो कि सिल्वर आयंस और आयोडाइड आयंस हैं, और नीचे आ जाएंगे जो रिएक्टेंट्स जो कि सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड की कंसंट्रेशन तकरीबन ना होने के बराबर, यानी कि इसमें चेंज जो है ये ना होने के बराबर है, तकरीबन कांस्टेंट रहेगी। इसको इस तरफ ले जाएं के इसी से मल्टीप्लाई करें, तो अब जो है इस प्रोडक्ट को हम KSP या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं।
तो solubility product is applicable for sparingly soluble substances which are very less soluble. तो ये जो सिल्वर आयंस है और क्लोराइड आयंस है या कोई और भी आयन, तो KSP की फिर आप डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? इट इज द मोलर प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स। अब उसकी KSP के जो है वो कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, जो वीक इलेक्ट्रो बेरियम कार्बोनेट के लिए KSP, तो जितनी KSP कम होती है इसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही कम होती है। कैल्शियम फ्लोराइड की ये कुछ वैल्यूज दी हुई। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है KSP की? अब आप KSP को अगर आपको मालूम है तो उसकी इससे आपकी उसकी सॉल्युबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी के लिए FSC में भी एक क्वेश्चन मौजूद है, तो ये फार्मूलाज जो है डायरेक्ट इसमें निकाले गए हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं कि अगर इस तरह के साल्ट्स हैं जिनमें दो आयंस हैं, सिर्फ सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दो टाइप, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आप इसकी सॉल्युबिलिटी सिर्फ ऐसे निकालेंगे, KSP वैल्यू का अंडर रूट ले लें, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इसके यूनिट्स आ जाएंगे, या मोल्स को अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएंगे। अब अगर कुछ आयंस ऐसे हैं जिसमें ये एक जो है वो थोड़ा सा कट गया है, जिसमें जैसा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, 3 आयंस मौजूद होंगे, तो वहां पे इसकी जो होगा फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, KSP इसकी पावर आएगी थर्ड रूट आएगा, और इसके जो आ जाएगा जनाब KSP ओवर जितने वो पार्टिकल्स हैं, n की पावर 3 है तो उसकी पावर 2 आ जाएगा, 2 है तो पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जितने n। अब ये मैं एक जनरल फार्मूला बनाया हुआ है, टोटल आयंस इसमें कितने हैं इसका जरा समझ लें। अगर आपने KSP वैल्यू से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, टोटल आयन इसमें है जी 3 हाइड्रोक्सल है और चौथा आयरन है, तो ये जो अंडर रूट है ये तो फोर्थ रूट आएगा जितने टोटल आयंस हैं, ठीक है। KSP को डिवाइड हमने करना है, ये जो जितने ये नेगेटिव आयंस मौजूद है ना, यानी कि जो मल्टीपल आयंस हैं उनकी जितनी तादाद है उसकी उतनी ही पावर लें, ये 3 है तो 3 की पावर 3 ले लें, 27 आ जाएगा। अगर ऐसे साल्ट्स हैं जिनमें AB2 टाइप हैं जैसे कि PbCl2, तो उसमें क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP, तो 2 टोटल हैं आयंस के होंगे, 3 होंगे, PbCl2 है, 2 क्लोराइड और 1 लेड, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे नेगेटिव आयन 2 है तो 2 की पावर 2 4 होगी, यानी कि जो लेड क्लोराइड है उसके लिए ये KSP की वैल्यू क्या बनेगी, KSP ओवर 4 और इसका थर्ड रूट होगा, ठीक है जी। ये आप जरा गौर कर लें। इसके अलावा एक जो है वो न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, हाँ न्यूमेरिकल कर आप कर सकते हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू जो सादा दी गई है उसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर होल नंबर्स में दिया हुआ है तो आप उसका यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो है वो क्या एप्लीकेशन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं, ये पार्टिसिपेंट ये होते हैं कि अगर आप दो सॉल्यूशंस को मिलाते हैं, मिसाल देता हूँ आपको, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल है वाटर में बहुत ज्यादा, एक तरफ HCl है, ये भी दोनों सॉल्युबल है, लेकिन आप दोनों को मिक्स कर देते हैं तो वहां पे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं सिल्वर क्लोराइड के। तो हमने ये देखना कि दो सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर रहे हैं तो उनसे बनने वाला प्रोडक्ट प्रेसिपिटेटेड होगा या नहीं। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, ये MCQ में आ सकता है कि एक होता है उसका आयनिक प्रोडक्ट, कि जब भी कोई चीज आयनाइज हो तो कितने आयन कितनी कंसंट्रेशन के बन रहे हैं, ये उसके आयनिक प्रोडक्ट है। तो ये एग्जांपल इसने दी हुई है कि अगर आपके पास लेड आयोडाइड है, आप उसमें कुछ और आयोडाइड ऐड कर देते हैं, तो अगर तो आयनिक प्रोडक्ट से मुराद है कि कितनी कंसंट्रेशन आप ऐड कर रहे हैं। अगर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है, इसका मतलब है कि जितने मैक्सिमम उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं उससे ज्यादा आयन जो सॉल्यूशन के अंदर आ गए हैं तो वो लाजमी तौर पर प्रेसिपिटेट होंगे। अगर KSP से आयनिक प्रोडक्ट जो है वो कम है, फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगा,
मजीद ऐड करेंगे तो फिर हो जाएगा। तो ये आप ये पॉइंट इसमें याद रख लें कि इट्स आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो होगा। ठीक है जी, ये इसमें पॉइंट याद रखने वाला है। तो अगर के एस पी की वैल्यू ज़्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट कम है, तो फिर वो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। ये देखें, ये इसने एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, लेकिन हमें कैलकुलेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा चले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे आया। उसने कहा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के 0.1 मोलर सोल्यूशन लें और उनको मिक्स कर लें। अगर इसका 0.1 है, इसका 0.1 है, तो जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, वाटर का वॉल्यूम डबल हो जाएगा। फर्स्ट 100 इसका 100 इसका, तो टोटल वॉल्यूम 200 हो जाएगा। तो अब इसका 0.1 200 में है, पहले 0.1 100 में था, तो इनकी कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ रह जाएगी, हाफ बेरियम क्लोराइड की रह जाएगी, हाफ सोडियम सल्फेट की रह जाएगी। तो ये इसकी 0.05 निकली, इसकी 0.1 निकली। अगर सोडियम सल्फेट की बात करें तो 1 मोल से ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 मोल सोडियम आयन बन रहे हैं, और ये तो 0.1 मोल से ये कितने कितने बनेंगे। तो इस रिएक्शन से आप इसका के फाइंड कर सकते हैं। सल्फेट आयन के लिए भी हम यही बात करते हैं कि बेरियम क्लोराइड आयनाइज हुआ, अब 0.1 मोलर सल्फेट आयन ऐड किए, तो 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड हो, तो 0.05 मोलर बेरियम आयन और 0.1 मोलर क्लोराइड आयन। अच्छा, अब सल्फेट आयंस भी आ गए। अब ऐड होना है, मिक्स होना है बेरियम और सल्फेट आयंस में। अब इसके आयनिक प्रोडक्ट कितना बन रहा है, बेरियम आयन 0.05 है और सल्फेट आयन 0.1 है, तो आयनिक प्रोडक्ट बन रहा है 5 × 10⁻3। अब गिवन आपको दिया होगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट BaSO4 का कितना है, वो है जी गिवन है 10⁻10। तो डेफिनेटली ये 5 × 10⁻3 उससे ज्यादा, इसलिए प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। कंडीशंस क्या है प्रेसिपिटेट बनने के लिए, एक उसने 2-3 चीजें बताई हुई हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, और आस्ते आस्ते उसको ठंडा होने दें ताकि प्रेसिपिटेट बन जाए। लो वैल्यू ऑफ पीएच होनी चाहिए कि लो पीएच पे जो है वो डिजोल्व नहीं होते। जो भी आप सोल्यूशन ऐड करें उसको स्लोली स्लोली ऐड करें। अच्छा, प्रेसिपिटेशन की टाइप्स हैं कुछ। पोस्ट प्रेसिपिटेशन है, बाद का जितने हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाते हैं वो बन चुके होते हैं, उसके बाद अगर उसको स्टैंड होने दिया जाए, टाइम दिया जाए, तो बहुत सारी ऐसी कंटेमिनेंट्स जो कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं वो भी उसके साथ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसको कहते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन। के प्रेसिपिटेशन के बाद कुछ कंटेमिनेशंस के प्रेसिपिटेट्स हैं उसके साथ ऐड हो गए। डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स ये है कि बाज़ औक़ात आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवाते हैं और उसको पड़ा रहने देते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, मदर लिक्विड के साथ मिल जाते हैं। इसको कहते हैं डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसके अलावा ये भी होता है कि अग्लोमेरेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें पहले से मौजूद जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो तो सोल्यूशन के अंदर होते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्रिस्टल की सूरत में पहले प्रेसिपिटेट डिजॉल्व होते हैं, फिर वही बड़े क्रिस्टल के साथ की सूरत में आके उन प्रेसिपिटेट्स पे ऐड हो जाते हैं। इसको अग्लोमेशन कहते हैं। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या है कि अगर फर्ज करें आपके पास एक सोल्यूशन में 2 डिफरेंट आयन है, तो आप चाहते हैं इनको सेपरेट किया जाए। मिसाल के तौर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स हैं, तो आप इनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो एक आयन को अलग प्रेसिपिटेट कर लें, दूसरे आयन को अलग कर लें, इसको कहते हैं सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ये मिक्सचर ऑफ आयन्स में से किसी एक आयन को सिलेक्ट करके सेपरेट करना प्रेसिपिटेट्स की सूरत में, ये क्या है जी, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन है। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन भी ऐसे ही है कि जब आप एक प्रेसिपिटेट हो जाए, पहले उसको रिमूव कर लें, फिर दूसरे को रिमूव कर लें, डिफरेंट फ्रैक्शंस को प्रेसिपिटेट्स की सूरत में सेपरेट करना, ये फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन क्या होती है, कंटेमिनेशन, ये भी कंटेमिनेशन होता है जनाब। कि एक आप बनाना चाहते हैं किसी और चीज के प्रेसिपिटेट्स, लेकिन साथ जो है वो एक कंटेमिनेशन के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, इसको कहते हैं को प्रेसिपिटेशन। बात कंटेमिनेशन नहीं भी होती, उसके अंदर पहले से वो मौजूद होता है, लेकिन उसको भी कंटेमिनेशन ही कहेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड सब्सटेंस तो वो नहीं है ना। जैसे कि ये बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट की एग्जांपल दी है उसने। अब वो कंटेमिनेशन या इम्प्योरिटी है वो आइसोमॉर्फिक और मिसिबल भी हो सकती है।
आइसोमॉर्फिक का मतलब अगर उसका भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है तो प्रेसिपिटेशन के दौरान ही उसके अंदर वो हो जाएगी। तो मिसिबल भी हो सकती है उसके अंदर मिक्स मिक्स होकर, यानी कि ये भी हो सकता है उसके उसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में वो दूसरे आयंस भी शामिल हो जाए, और या दूसरा होता है कि एक ही क्रिस्टल वो जो है वो एक मिक्सचर बन जाए इनका। अगर इम्प्योरिटी सॉल्युबल है होस्ट में तो फिर तो उसके अंदर वो मिक्स हो जाएगी। अच्छा, ये उसके बाद है जी, ये बात हो गई है। इम्प्योरिटीज एडसॉर्ब ऑन द सरफेस। अब ये भी हो सकता है कि प्रेसिपिटेट्स बने, उसकी सरफेस चूंकि जो है वो क्रिस्टलाइन सरफेस है, तो उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज है एडसॉर्ब हो सकती है, उसकी सरफेस पे आके स्टे कर सकती हैं। तो इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल इन द होस्ट, कि उसके अंदर डिजोल्व भी हो जाए इम्प्योरिटीज। तो ये डिफरेंट किस्म की जो है वो इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, जो कि ये बहरहाल इतनी ये रोल ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन साल्ट एनालिसिस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब साल्ट एनालिसिस मेरा ख्याल है सबसे पहले हम साल्ट एनालिसिस की तरफ जाते हैं, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे जब बेसिक ग्रुप की बारी आएगी ना, तो तब मैं आपको उसकी तरफ लेके आऊँगा। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये देखें जी साल्ट एनालिसिस, ये कुछ स्लाइड एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास। तो एवरी कंपाउंड, हर कंपाउंड जो है दो रेडिकल्स पर मुश्तमिल है। अगर आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं वो साल्ट है, तो एक रेडिकल जो एसिड की तरफ से आया आता है उसको एसिडिक कहते हैं, और आमतौर पर एसिड की तरफ से नेगेटिव पार्टिकल आता है, नेगेटिव आयन आता है। जो बेस की तरफ से आया हुआ है वो बेसिक रेडिकल है। फॉर एग्जांपल HCl और NaOH का रिएक्शन करवाएं तो Na बेसिक से आया, बेस से आया, तो ये बेसिक है। क्लोराइड जो है वो एसिडिक से आया, ये एसिडिक रेडिकल। तो ये एग्जांपल इसने दी हुई है। अब जो एसिड रेडिकल है इनको तीन किस्म के ग्रुप्स में शामिल किया गया। अच्छा, ये किस बुनियाद पर है? अब कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके कुछ गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम कहते हैं जी ये एसिडिक रेडिकल है। अब एसिडिक आपको पता है एसिड और एसिड एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन एक एसिड की मौजूदगी में दूसरा एसिड ऐड करें तो कोई भी रेडिकल है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास है ग्रुप, एक एसिडिक डाइल्यूट एसिडिक है, एक कंसंट्रेटेड एसिडिक है, एक स्पेशल एसिडिक ग्रुप है। कोई भी साल्ट है, कोई भी साल्ट है, फर्ज करें वो कार्बोनेट है। अब उसके अंदर आप जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो सल्फेट आयन की ये एक खासियत है कि वो फौरन किसी भी मेटल आयन के साथ मिलकर जो है वो उसका साल्ट बना लेता है। तो फिर क्या करेगा, एक नया जब एसिडिक रेडिकल आएगा तो वो पहले को न्यूट्रलाइज कर देगा, गैस की सूरत में एलिमिनेट कर देगा। ठीक है जी। अब जो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, ये सल्फाइड है, ये है डाइल्यूट एसिड ग्रुप। क्यों? कि अगर आप इसमें डाइल्यूट एसिड भी ऐड करते हैं तो सल्फेट आयंस की कम या किसी भी आयन की कम कंसंट्रेशन भी इनको रिप्लेस कर देती। ठीक है, तो इसलिए डाइल्यूट एसिड ग्रुप है कि ये रेडिकल डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, और ये वाले रेडिकल जो है वो गैसेस की सूरत में बाहर निकल जाते हैं और सल्फेट आ जाता है। जबकि ये क्लोराइड आयन है, ये स्ट्रॉन्ग है जरा, तो इसमें कम एसिड अगर ऐड करते हैं, डाइल्यूट कंसंट्रेशन होती है सल्फेट आयंस की, तो याद रखें कि वैसे तो हम कहते हैं कि HCl भी यूज कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आमतौर पे हम बेटर रिजल्ट्स के लिए डाइल्यूट एसिड ग्रुप के लिए तो दोनों यूज हो सकते हैं। डाइल्यूट जो HCl भी यूज हो सकता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज हो सकता है, लेकिन बेटर रिजल्ट्स के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। लेकिन जब वो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है। क्लोराइड यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लोराइड ब्रोमाइड इसके अंदर भी मौजूद है, तो क्लोराइड अगर ऐड करते हैं तो क्लोरीन क्लोरीन को
रिप्लेस नहीं कर पाएगी। यहाँ पे जो एसिड का जो नेगेटिव रेडिकल है वो है सल्फेट, तो सल्फेट कार्बोनेट को भी रिप्लेस कर सकता है, बाइकार्बोनेट को भी कर सकता है, सल्फाइड को भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है। तो सल्फेट जो है वो इन सब को रिप्लेस कर सकता है, इनको गैसियस फॉर्म में ले जाएगा और खुद सोल्यूशन के अंदर रह जाएगा। अच्छा, अब ये मीटिंग खत्म होने वाली है, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं दोबारा नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, तो आपने उसको ज्वाइन कर लेना फौरन, 2 मिनट में वेट करूंगा। तो ये जो याद रख लेने हैं, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं कि कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट SO3 सल्फाइट है, H2O3 ये थायोसल्फेट है, और NO2 नाइट्राइट है। ये सारे रेडिकल जो हैं इनको ये जो है सल्फेट आयंस जो हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं सोल्यूशन से, किस फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हम इन तमाम की करेंगे कि जैसे ही आप डाइल्यूट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, जो गैस निकलेगी ना उसकी बुनियाद पर हमने